कि भाई फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं। बेसिक अभी थोड़ा थोड़ा नॉलेज देगा तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं, अपन विषय सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। आपकी जो फिजिक्स है वो कहां से स्टार्ट हुई, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। काफी समय पहले लोग सरवाइव कर रहे थे, कोई सुविधाएं नहीं थी, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, व्हीकल नहीं थे, साधन नहीं थे, मोबाइल नहीं था, घड़ी नहीं थी, पंखे नहीं थे, कूलर नहीं थे, मिक्सर नहीं थे, टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था। ठीक समझ में आ रहा है? ट्रैवलिंग का कोई साधन नहीं था यहाँ। तो काफी समय पहले, कई वर्ष पहले, माना एक प्रॉब्लम आती लोगों को कि भाई वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैसे जाएं, पैदल पैदल कैसे जाएं, प्रॉब्लम है। तो उन्होंने क्या बना दिया, एक डिवाइस छोटा सा बना दिया, बुलेट कार्ट बना दी, गाड़ी बना दी, व्हील लगा दिए उन्होंने, तो सामान को उसके ऊपर रख करके वो ट्रैवल करने लग गए, थोड़ा सा मेहनत कम हो गई उनकी। फिर बुलेट कार्ट में बुल वगैरह से उनको यूज करने लगे, बुल यूज करने लग गए, तो एक डिवाइस वो बन गया। आराम से बैठ के भी जाते हैं, सामान भी रख के ले जाते हैं, बुल उनको किस तरह था, व्हील की मदद से नहीं आ रहा, एक डिवाइस बन गया वो। ठीक है, वो हमारी सुविधा के लिए डिवाइस बन गया। तो वो जो व्हील वगैरह हैं वो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं अपन, थोड़ा सा फिजिक्स क्या अपन अच्छे से समझते हैं, बाद में कुछ चाहिए लोगों को। उसके बाद में ध्यान से सुनना, बाद में समय आगे बढ़ता गया, अपने घरों में लोग मसाल जला के रहा करते थे लाइट वगैरह के लिए। प्रॉब्लम बहुत होने लग गया, सफोकेशन होता है, धुआं होता है, फ्यूल नहीं मिलता है। तो फिर लोगों ने क्या बोला, यार कुछ ना कुछ ऐसा डिवाइस बनाया जाए जो बगैर सफोकेशन के या बगैर पॉल्यूशन के, ठीक है, लाइट हमको दे दे। तो उस समय फिजिक्स के साइंटिस्टों ने रिसर्च किया और डिवाइस बनाया जिसको क्या कहते हैं, ट्यूबलाइट बल्ब कहते हैं। नहीं समझ में? आज से काफी समय पहले कुछ बल्ब चलते थे, आपको याद होगा, जो लाइट रेड कलर की लगभग लाइट देते थे, बहुत हीट क्रिएट करते थे, बहुत ज्यादा। ठीक है, वो बल्ब होते थे, बहुत ज्यादा हीट क्रिएट करते थे, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करते थे वो लोग। तो वैज्ञानिक लोगों ने क्या माइंड में बोले, नहीं यार कुछ ऐसा जो है कुछ किया जाए कि यार वो लाइट कंजप्शन कम हो जाए। तो उन्होंने क्या, एलईडी बल्ब लगाना चालू कर दिया, ट्यूबलाइट बनाई, तो व्हाइट लाइट आने लग गया, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम हो गया। फिर इसके बाद एलईडी आ गया, एलईडी का कंजप्शन कम हो गया, उन्होंने और रिसर्च कर लिया, कुछ और डेवलपमेंट ले लिया उसमें। इसके बाद में क्या हुआ कि अच्छा ये सब कुछ जो कर रहे हैं वो कौन है, फिजिक्स के साइंटिस्ट। कौन से साइंटिस्ट है? थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स समझ में आ रहा है? बुलेट कार्ट बना ली उन्होंने, चलो ठीक है भाई, ट्यूबलाइट बना ली लाइट के लिए। अब एक बात बताओ, लोगों को फिर प्रॉब्लम होगी, घर में बैठे बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है। अब पब्लिक को ध्यान में रखते हुए जो फिजिक्स के वैज्ञानिक है उन्होंने क्या सोचा कि यार एक काम करें, ऐसा डिवाइस बनाए जो ऑटोमेटिक काम करता रहे, हम बैठे रहे, हवा देता रहे। तो उन्होंने क्या बना दिया, कूलर बना दिया, एसी बना दिया। नहीं आ रही समझ? तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट के नाम ले रहा हूं वो फिजिक्स के ही देन है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट। जितने भी डिवाइस देख रहे हो ना, तो सब फिजिक्स की देन है, ये फिजिक्स से ही बनाया गया है। ये सारा चीजें जो भी मैं ले रहा हूँ आपको एग्जांपल में, बल्ब हो, चाहे फैन हो, चाहे कूलर हो, मिक्सर हो, सॉरी आपकी जो भी हो, आपका एसी हो, सब फिजिक्स का ही है। लोगों को फिर माइंड में है कि यार हम कहीं ट्रैवल कर रहे हो और समय का पता नहीं चल रहा है कि 2 बज रहा है कि 3 बज रहा है, घर भी पहुंचना है, ठीक है, कहीं गए जाए तो रिटर्न कब होना है। तो उन्होंने सोचा कि यार टाइम वाइम के बारे में कोई पता नहीं लग पाता है, तो उन्होंने क्या बना दिया, दीवार। ट्रैवल करते करते समय देख पाए तो उन्होंने क्या बना दिया, यही बात समझ। कभी कभी प्रॉब्लम होने लग गया, बाद में फिर और सुविधा आने लग गई, वैज्ञानिकों का माइंड और चलने लग गया, फिजिक्स के साइंटिस्ट को। उन्होंने क्या सोचा, पर कभी जा रहे हो ट्रैवलिंग पे जा रहे हो और कभी बीच में प्रॉब्लम आ गई तो अपनी फैमिली को मैसेज कर पाए, बातचीत कर पाए, खड़े खड़े। तो उन्होंने क्या बना दिया, मोबाइल बना दिया। यही बस ठीक समझ में आ रहा है? तो दोस्तों ये जितने भी डिवाइस आप देख रहे हो, चाहे मोबाइल हो, कैमरे हो, कंप्यूटर हो, जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सब किसकी देन है बताओ? फिजिक्स। समझ में आ रहा है? तो फिजिक्स एक ऐसा
ब्रांच है जिसमें ये सारा आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सारे लॉस पढ़ते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के जैसे एक्सीडेंट ज्यादा होते रहते हैं, कुछ लोगों के एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे थे, उनसे पूछो क्या हो गया तो कहते हैं भैंस आ गई सामने, कोई कहते हैं कुत्ता आ गया सामने, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कुत्ता आ गया सामने, मेरी गलती नहीं थी, किसकी गलती थी? मेरी गलती नहीं थी, किसकी गलती थी? गाय की गलती थी, भैंस की गलती थी। यार भाई उसने फिजिक्स नहीं पढ़ा, फिजिक्स किसने पढ़ा? इंसानों ने, आपने पढ़ा। तो रूल्स किसको मालूम होना चाहिए? इंसान को मालूम होना चाहिए। तो फिजिक्स आपको बताएगा कि आपको किसी भी दुर्घटना से कैसे बचना है, डिवाइस कैसे बनाना है, ठीक समझ में आ रहा है? जो मोशन के लॉज होते हैं कैसे ट्रेवल करना है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज कैसे करना है, ठीक है। ट्रैवलिंग में जो रूल्स लगते हैं वो कैसे रूल्स फॉलो करना है, ब्रेक कब लगाना है, गाड़ी को मैनेज कैसे करना है, ये सारा कौन बताएगा? फिजिक्स। या सारे रूल्स और रेगुलेशन फिजिक्स पर, ठीक समझ में आ रहा है? साइंस ऑफ स्टूपिडिटी की प्रोग्राम देखा होगा आपने, साइंस ऑफ स्टूपिड किस किसने देखा? हाथ ऊंचा करो। आपने देखा? ओके, बाकी ने नहीं देखा, कोई बात नहीं। साइंस ऑफ स्टूपिडिटी प्रोग्राम आता है, उसमें बहुत सारी डिफरेंट जो है वो मतलब इवेंट्स बताते हैं, दुर्घटनाएं बताते हैं बहुत सारी, ठीक है। कभी भी कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको बताते हैं, जानबूझ करके एक्सीडेंट करवाते हैं कि भाई ये क्यों हुआ, ये काय क्यों, रीजन भी बताते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मानो कोई ऊपर चढ़ रहा है, फट से गिर गया, तो वो पीछे का लॉजिक बता देगा वो क्यों गिर गया, फिजिक्स में उसने कैसा क्यों कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं किया जिससे वो गिर। मैं यही समझ रहा। कभी कोई गाड़ी से चल रहा है और वो अचानक गिर जाता है या अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो बताता है आपको साइंस ऑफ स्टूपिड में कि भैया उसने साइंस का फिजिक्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं किया और गलत इस्तेमाल किया, इसीलिए उसका एक्सीडेंट हो गया। नहीं यही समझ। घर में किसी को करंट लग जाता है, भैया करंट लग जाता है, तो करंट लग जाता है, इंजरी हो जाती है उसको, तो वो बताता है कि उसने करंट को कैसे मिसयूज किया, इसीलिए उसकी वजह से उसको करंट लग गया। तो मतलब समझ में आ रहा है बेटे? साइंस आपको पूरा चलना, आपको पूरा का पूरा फिजिकल एक्टिविटी पूरी कौन बताएगा? फिजिक्स ही बताएगा। सारे रूल्स और रेगुलेशन सारे फिजिक्स बताएगा। सारे डिवाइस को मेंटेन करना, उनको बनाना कौन बताएगा? फिजिक्स बताएगा। दोस्तों ने यही फिजिक्स वो सब्जेक्ट, छोटी क्लास में छोटे लेवल का फिजिक्स, फिर धीरे धीरे लेवल हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ता है, इंक्रीज होता जाएगा। अब अपन केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिकल कंपाउंड हमारी बॉडी में जो हम खाते हैं उनका डाइजेशन होता है, पाचन होता है, डाइजेशन होता है, और वो सब केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है। मतलब हमारी बॉडी में क्या है? बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे कंपाउंड हैं। जैसे ही भोजन करते हैं वो भी कंपाउंड है, और जैसे ही भोजन करते हैं उसका डाइजेशन यहीं से चालू हो जाता है। मतलब अंदर क्या हो रही है? बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, बहुत सारे कंपाउंड बन रहे हैं। नहीं आई बात समझ में? केमिस्ट्री में केमिकल कंपाउंड के बारे में आपको पढ़ना है कि कौन सा कंपाउंड कब बनेगा, कि मतलब किस तरीके से बनेगा, क्यों बनता है, ये सारा। मेडिकल जब अपने को कोई प्रॉब्लम हो जाता है, हेडेक होता है या कोई इंजरीज हो जाती है, तो कहाँ भागते हैं अपन? डॉक्टर के पास। वो मेडिसिन देता है। वो सारी मेडिसिन क्या है बेटे? केमिकल कंपाउंड्स हैं। मतलब वो कहाँ से बनते हैं बताएं? केमिस्ट्री से। मतलब हम इसमें आप में से कोई पढ़ लिख करके कोई केमिस्ट्री सब्जेक्ट ले लेता है तो वो केमिस्ट बनता है। और वो केमिस्ट क्या बनेगा? केमिस्ट वो दवाइयां बनाना सीखता है, दवाइयां बनाएगा, कंपनी में दवा नई प्रकार की दवाइयां बनाएगा और मार्केट में सेल करेगा, न कंपनी को देगा। नहीं बस वो केमिस्ट। एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में जितने भी फर्टिलाइजर यूज करते हैं, दवाइयां यूज करते हैं कीड़े मकोड़ों को, इंसेक्ट्स को मारने के लिए, वो सारे केमिकल हैं, वो कहाँ बनाए गए हैं? लेब में। वो कहाँ बनाए गए? तो कुछ कंपाउंड आर्टिफिशियल नेचुरल भी बनते हैं और कुछ कंपाउंड लेब में भी बनाए जाते हैं। मेडिकल पे जितनी भी दवाइयां रखी हैं वो सारी की सारी क्या है? आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल नहीं, मैन मेड है बेटे। वो किसको समझ में आ गया? केमिस्ट्री को समझ में आ गया बेटे? उसमें क्या है? आगे चल के देखें। बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में क्या करना है बताओ? बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना, जो जिंदा ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ना। जिंदा ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं बताएं आप? देखो, ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन हो गया, और कौन? प्लांट जिंदा है क्या? वेरी गुड, जिंदा है। उनके बारे में पढ़ना है तो बायोलॉजी में जाना।
अपन बोलते हैं ना डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या करता है, इलाज करता ना। अब वो डॉक्टर ने क्या किया, डिग्री ली होगी, और डिग्री लेने के बाद में बायोलॉजी में स्टडी की होगी, और स्टडी करने के बाद पूरी बॉडी को उसने अंदर से स्टडी किया होगा, ऑपरेट किया होगा, अंदर के पूरे पार्ट्स खोल के देखे होंगे, और उसको बार बार स्टडी किया होगा, और उसकी बहुत सारी स्टडी करने के बाद पूरा नॉलेज लिया होगा, तब जाके डॉक्टर बना होगा। मैं एक बार समझना आपको। अब यहाँ पे बायोलॉजी में दो चीजें स्टडी कर रहे हो, मूविंग ऑब्जेक्ट जो मूव कर सकते हैं, जैसे वर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, या ह्यूमन बीइंग है, ये सब मूव करने वाले लोग हैं हम लोग। वर्ड्स भी मूव करता है, एनिमल भी मूव करता है, हम लोग भी मूव करते हैं। तो बायोलॉजी में हम लोगों के बारे में, हमारी बॉडी के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन जो प्लांट एनिमल है वो मूव नहीं करते, लेकिन उनको भी अपने को क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना, क्योंकि वो भी जिंदा है। मतलब बायोलॉजी में दो चीजें स्टडी करनी पड़ती है आपको, एक तो ह्यूमन बीइंग, एनिमल, और दूसरे प्लांट। ये दोनों ब्रांच अलग अलग होगी। एनिमल और प्लांट के बारे में पढ़ना है तो बायोलॉजी के ब्रांच को कहते हैं बॉटनी। क्या कहते हैं? और हमारे बारे में पढ़ना है तो जूलॉजी। जूलॉजी बोलो, जूलॉजी, बॉटनी और तो केमिस्ट्री। बायोलॉजी कितनी ब्रांच? जूलॉजी और केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। समझ में आ गया बेटा? अभी 9th क्लास के लिए बस इतना ही, मतलब ज्यादा अपन डिटेल में नहीं जा सकते। फिर अपन बड़ी क्लास में जाएंगे तो केमिस्ट्री को भी ब्रांच करेंगे, फिर ठीक है अलग अलग क्लासिफाइड करते जाएंगे। अपन क्या चालू कर रहे हैं बेटे? फिजिक्स। और फिजिक्स में सबसे पहले अपन मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? मोशन। चलो स्टार्ट करो। फिजिक्स में अपन मोशन पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनो। अब मोशन एक चैप्टर है फिजिक्स का, अपन ने देख लिया। अब इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है, और व्हाट इज द रेस्ट पोजीशन एंड मोशन। बेटे दो, व्हाट इज द रेस्ट पोजीशन एंड मोशन स्टेट, ये दोनों क्या है आप ध्यान से देखिए। मोशन स्टेट, मोशन स्टेट, मोशन स्टेट क्या होता है ये अपने को समझना। और एंड उसके बाद क्या समझना? रेस्ट स्टेट, रेस्ट पोजीशन। आप देखो इसको समझना, दोनों को बहुत अच्छे से समझना। ये इस कवर्ड की बात है, ये मोशन स्टेट में दिख रहा है कि रेस्ट में? ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन है यहां से यहां तक फिक्स है, इसकी जो डिस्टेंस यहां भी फिक्स है, यहां भी फिक्स है और यहां भी फिक्स है। ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, और पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, इसीलिए आपने इसको रेस्ट में बोल दिया। अभी मैं क्यों बताओ आप रेस्ट में इसलिए आपने बोला बिकॉज ऑफ मैं अपनी पोजीशन को इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, आप लोगों के रिस्पेक्ट में, पीछे वाली दीवार के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा हूं। तो आपने क्या बोल दिया? रेस्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं देखो, अब पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब इधर से बढ़ रही है डिस्टेंस और इधर से घट रही है। तो मैंने अपने आप को बोल दिया मोशन स्टेट में। क्या बोल दिया? मोशन स्टेट में। मतलब अगर कोई बॉडी अपने आसपास की बॉडियों के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो उसको क्या बोलेंगे? रेस्ट पोजीशन में बोलोगे। और अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग थिंग्स तो उसको क्या बोलोगे? मोशन स्टेट में बोलोगे। नहीं यही समझना। अब मैं बहुत सारे एग्जांपल लेने वाले हैं, अभी ऐसे नहीं समझने वाले। ध्यान से, ये फैन की जो ब्लेड्स हैं मोशन में है या नहीं है? क्योंकि
the blades change to their position with respect to the surrounding things. नहीं समझ में, ये चेंज कर रही है अपनी पोजीशन को, इसीलिए इट इज दे आर सेड टू बी इन मोशन स्टेट. नहीं आई बेटे? वेरी गुड. व्हीकल जितने भी चल रहे हैं वो सारे मोशन स्टेट में क्या है, क्योंकि दे चेंज टू देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग थिंग्स. नहीं आ रही समझ? पक्का? यस सर. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जैसे सपोज करते हैं एक बस पूरी तरह से पैक है, बंद है. ये हम बस में बैठे, ध्यान से सुना, ये बस में बैठे, ये भी बंद है, इधर भी बंद है, इधर भी बंद है, और बस ऐसे ट्रैक पे चल रही है जो पूरी तरह से स्मूथ हो, हमको किसी प्रकार की कोई फीलिंग नहीं आ रही भी हम, हाँ मतलब बिल्कुल ऊपर नीचे रास्ता नहीं, स्मूथ है और बस ट्रैवल कर रही है भाई. ठीक है, अब बताओ मेरे को आप, ठीक है, बस ट्रैवल कर रही और एक व्यक्ति बाहर से खड़ा हुआ देख रहा है उस बस को, तो बस किस स्टेट में दिखेगी उसको? बिकॉज ऑफ उसके रिस्पेक्ट में वो जो व्यक्ति है वो जब वो देखेगा तो आसपास की जितने भी बॉडीज हैं, पेड़ हैं, बिल्डिंग हैं, उनके रिस्पेक्ट में इस बस की पोजीशन क्या होगी? किसी बिल्डिंग के पास में जाएगी, किसी बिल्डिंग से दूर हटेगी, किसी पेड़ के पास में आएगी तो किसी पेड़ से दूर हटेगी. तो इस बस की पोजीशन चेंज होती हुई दिखेगी किसको? उस व्यक्ति को जो बाहर से दिख रहा है. तो वो क्या बोलेगा? बस मोशन स्टेट में. अभी भी नहीं आई? तो हम हमारी बात कर, हम अंदर बैठे, बस ऑलरेडी चल रही है, कुछ भी बाहर का नहीं दिख रहा है, बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. तो आप मेरे को एक बात बताओ, मेरी पोजीशन में यहां बैठा हूं बस में यहां पे, तो मेरी पोजीशन आसपास की बॉडियों के रिस्पेक्ट में चेंज होती दिखेगी क्या आपको? तो मैं आपको किस स्टेट में नजर आऊंगा? रेस्ट में. नहीं समझना? मैं रेस्ट में, आप लोग मेरे को रेस्ट में दिखाई देंगे, मैं आपको रेस्ट में दिखाई दूंगा. नहीं समझना? मतलब रेस्ट पोजीशन का मतलब यही होता है बेटे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, आसपास के बॉडियों के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो इट इज सेड टू बी इन रेस्ट पोजीशन. इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस टू इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग थिंग्स देन इट इज सेड टू बी इन मोशन. अब एक बात बताओ, आपने जो ये बस थी और ये कर्टन लगा रखे थे और सारे कर्टन खोल दिया आपने. आप ध्यान से सुना, सारे कर्टन क्या कर दिए? सारे कर्टन खोल दिए. ठीक है, अब बताओ कोई पेड़ आपको पीछे जाते हुए दिखेगा? सारे पेड़ आपको पीछे जाते हुए दिखेंगे. आपको लगेगा कि पेड़ चल रहे हैं लेकिन आप तो वहीं रुके हुए हो. लेकिन ऐसा क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि आपकी पोजीशन आसपास की बॉडी के रिस्पेक्ट में फिक्स है, तो आप अपने आप को किस में देखोगे? लेकिन वो पेड़ जो यहां खड़ा हुआ है, जब आपकी बस आगे चली जाएगी तो पहले आप यहां से देख रहे थे, बस आगे चलेगी तो यहां से देखोगे, तो इसकी पोजीशन आसपास के पेड़ों के रिस्पेक्ट में क्या होगी? चेंज होगी. तो ये आपको मोशन स्टेट में दिखेगा. नहीं है समझ? बड़ी सिंपल सी बात है यार. इसकी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस to its position with respect to its surrounding things then it is said to be in motion state. ठीक है, अगर मैं बोलूं रेस्ट पोजीशन की क्या डेफिनेशन है? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट does not change to its position with respect to surrounding things then it is said to be in rest position. अभी भी नहीं आ रही? पक्का? यस सर. अब अपन ये समझ रहे हैं, कुछ और दूसरे डिफरेंट एग्जांपल समझते हैं. देखिए, अगर मैं अर्थ की बात कर रहा हूं, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ये सन है, अर्थ है, अर्थ पर हम लोग हैं, हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन कंटिन्यूअस. अर्थ दो प्रकार की मोशन करती है, रिवॉल्यूशन, रोटेशन.
ये रोटेशन और ये रिवॉल्यूशन। अपनी एक्सिस पर घूमना रोटेशन, और सन के अराउंड रिवॉल्व मतलब घूमना रिवॉल्यूशन। सन अर्थ को एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में 1 साल लग जाता है, 365 दिन लग जाते हैं एक रिवॉल्यूशन। यहाँ अर्थ है, सन यहाँ पर, एक ऐसा रिवॉल्यूशन करने में पूरे 365 दिन का समय लगता है, 1 साल पूरा हो जाता है। नए वर्ष मनाते नहीं। अब फिर अर्थ जो है रोटेट करती है, तो वो 24 आवर्स रोटेशन करने में पूरा एक 24 आवर्स लगा देती है, दिन और रात पूरे हो जाते हैं, 24 घंटे हो जाते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, अर्थ रिवॉल्व करेगी नहीं कर रही, रोटेट करेगी नहीं कर रही, मूव कर रही नहीं कर रही, तो हम लोग मूव कर रहे कि नहीं कर रहे? हम भी मूव कर रहे। कैसी बात कर रहे हो? अर्थ, ये बॉल दो यार मेरे को, ये बॉल फूटेगी ना, देखते हैं हमारी अर्थ हो गई यार। yes, अब देखो आप लोग कमाल हो। आपका नाम क्या है? हाँ, आदित्य। ये इंडिया हो गया आदित्य, ठीक है। और ये आदित्य को यहाँ बना देता हूँ, ये देखो आदित्य भाई आ रहा समझ में, या आप इंडिया में रह रहे हो? अब जो है ये अर्थ, ये सन हो गया, अर्थ क्या करी रिवॉल्व, तो ये आदित्य घूम रहा कि नहीं घूम रहा? क्या बात कर रहा है? या आदित्य घूम रहा है भाई, ये मोशन स्टेट में आ गया। तो अर्थ जब रिवॉल्व करती तो हम लोग रिवॉल्व नहीं कर रहे क्या? हम लोग बेटा, हम भी मोशन स्टेट। सवाल इतना हम मूव करते तो दिख नहीं रहे, तो मैंने बस का एग्जांपल लिया था। बस मूव करने के बावजूद भी हम लोग रेस्ट में दिख रहे थे एक दूसरे को, क्योंकि पूरा क्लाइमेट मूव कर रहा है, और अर्थ भी क्या कर रही है, पूरा का पूरा ये पूरा क्लाइमेट ट्रेवल कर रहा है। तो अर्थ के ऊपर जितनी हमारी चारों तरफ की जितनी भी चीजें हैं वो सेम स्पीड से ट्रेवल कर रही हैं, इसलिए हम सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रेस्ट में दिख रहे हैं। लेकिन अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबके सब क्या कर रहे हैं बेटे, ट्रेवल मूव कर रहे हैं। तो ऑलरेडी वी आर इन मूविंग स्टेट है यार। हम किस स्टेट में हैं? मोशन स्टेट में हैं, ऑलरेडी रुके हुए नहीं है बस। बट ये क्या होता है, हम आसपास की जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, उनके रिस्पेक्ट में हम अपने आप को देखते हैं, तो हम क्या हुए, रेस्ट पोजीशन में दिखाई देते हैं। नहीं आ रही बेटे समझ में आपको? अभी रेस्ट पोजीशन समझ आ रहा है? ये बॉल अभी किस कंडीशन में है? मूविंग स्टेट, क्योंकि ये चेंज हो रहा है यहाँ। कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो ये समझ में आ गया, मोशन स्टेट एंड रेस्ट स्टेट। चलो भैया लिखना स्टार्ट करो। देखो मेरे नहीं ऑब्जेक्ट, surrounding things then it is said to be, then it is said to be in motion state. आ रहा बेटी? इसके बाद अपन क्या देख रहे हैं, रेस्ट। when any object does not change to its position। बेटे जो मैंने अभी बोला जितना भी समझ में आया आपको? यस सर। यस वेरी गुड। चेंज does not change to its position with respect to WRT, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने यहाँ पे। with respect to पूरा लिखा तो WRT शॉर्ट फॉर्म, with respect to its surrounding things
then it is said to be in motion state, sorry, rest. Rest position. कोई दिक्कत तो नहीं बेटे? लिखना स्टार्ट, लिख लो इतना, फिर आगे। माना मैं यहाँ से लीव होता हूँ, यहाँ से छुट्टी लेता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ अपने घर के लिए रवाना होता हूँ, तो इनिशियल पॉइंट मेरा कौन सा है? ये। जहाँ पहुंचूंगा वो मेरा कौन सा पॉइंट होगा? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल। जहाँ पहुंच रहा हूँ वो फाइनल पॉइंट है, और जहां से चलना स्टार्ट किया वो मेरा आ रहा है बेटे इसमें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो ऑब्जर्वेशंस लिख रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ, देखो। पहले टाइम और दूसरा क्या कर रहा हूँ बताइए, टाइम और डिस्टेंस। मैं सपोज कर रहा हूँ जब ट्रैवल करना स्टार्ट नहीं किया था तो टाइमिंग की वैल्यू क्या थी बताओ? 0। टाइम की वैल्यू क्या थी? 0 सेकेंड। और 0 सेकेंड पे मैं यही था, तो डिस्टेंस भी क्या हो गई? 0 मीटर। नहीं आई समझ में आपको? यहाँ पर इन मीटर और यहाँ पर टाइम इन सेकेंड। टाइम इन सेकेंड, डिस्टेंस इन मीटर। आ रहा नहीं आ रहा बेटे? और 0 टाइम पे डिस्टेंस भी 0। अब मैंने क्या किया, ट्रैवल करना स्टार्ट किया, मूव करना स्टार्ट किया, और मैंने 2 सेकेंड के बाद, ठीक है, आफ्टर 2 सेकेंड्स मैंने 4 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। 2 सेकेंड्स के आफ्टर मैंने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली। फिर नेक्स्ट, फिर मैंने क्या किया बताओ? फिर यहां पर मैंने 4 सेकेंड के बाद में 6 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर यहां पर 8 सेकेंड के बाद में बोलो 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। बोलो बेटे, नहीं है समझना। अब ये सारे जो डाटाज है ना, उनको ग्राफ पर इंडिकेट कर रहा हूँ। देखो अभी ग्राफ पर शो कर रहा हूँ, ग्राफ बना रहा हूँ और ये सारे डाटाज को ग्राफ पर शो कर रहा हूँ। ये समझ में आ गया सबको? 0 टाइम पर डिस्टेंस कितनी, और 2 सेकंड पर डिस्टेंस कितनी, और 4 सेकंड पर डिस्टेंस कितनी, 8 सेकंड पर डिस्टेंस कितनी। ऑल द डाटाज आर रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ। अब देखो जरा ग्राफ पेपर पर कैसे बनेगा, देखो। अरे बेटे, ये हो गई मेरी टाइम एक्सिस और ये डिस्टेंस एक्सिस। ये ऊपर में शो कर रहा हूं डिस्टेंस को और इधर टाइम को शो कर रहा हूं। तो ये वाली जो एक्सिस होगी बेटे टाइम एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस कहते हो आप, और ये वाली कौन सी? वाई। बेटे दो, ये एक्स एक्सिस और ये कौन सी? वाई। हाँ देखो, दोनों जहां पर मिलती है उसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट यहाँ है कि यहाँ पे? यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, देखो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर क्या होगा देखो, देखो 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5, 6, 7 और ये 8। हाँ बोलो बेटे। चलो एक काम करते हो, यहां पर 2 से चलो, 2, 4, 6, 8, 10 और 11। क्या समझ में आ गया? कैसे यहां पर ये पहला वाला जो डाटा है ये वाला, इसको शो करें। टाइम एक्सिस का 0 कहां मिलेगा? यहाँ पे। और डिस्टेंस एक्सिस का 0 कहां मिलेगा? यहीं पर। तो एक पॉइंट ही आ गया देखो। अब ये दूसरे कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पहला कोऑर्डिनेट शो कर दिया, दूसरे कोऑर्डिनेट
टाइम एक्सिस का 2 किधर मिलेगा? यहाँ पर। और डिस्टेंस एक्सिस का 4 कहाँ मिलेगा? हाँ यहाँ पे, यहाँ पे। वेरी गुड, ये 2 मिल गया। नहीं 4 चाहिए। ओके, अब इनको ऐसे मिला दो भाई। यहाँ पर 4 को और यहाँ पर 2 को ऐसे ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर एक पॉइंट आ गया। अब मैं आपको जिसको खड़ा करूंगा वो बताएं। 2 और 4 को शो करना है, आप खड़े हो। 2 एंड 4 को, टाइम 4 है, नहीं टाइम 4 है और डिस्टेंस 6 है। कहाँ पे? हाँ यहाँ पे जाऊंगी, यहाँ पे, यहाँ पे। वेरी गुड, यहाँ पे। ओके, और डिस्टेंस एक्सिस 6 शो करना है। शो बोलो, किधर जाऊं? यहाँ पे, किधर? 6 यहाँ पे। वेरी गुड, यहाँ। इन दोनों को आप ऐसे सीधे मिलाओगे कि ऐसे मिलाओगे? ऐसे ज्वाइन करोगे। नहीं आ रही बेटे? ये सेकेंड पॉइंट आ गया। अब देखो 8 एंड 10। 8 किधर? 10 किधर? बहुत शानदार भैया, बहुत बढ़िया। ये देखो, आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं। एक पॉइंट ये था जिसके कोऑर्डिनेट 0,0। दूसरा पॉइंट ये वाला था, कोऑर्डिनेट है 2,4। तो यहाँ पर लिख दो छोटा सा 2,4। फिर 4 एंड 6 क्या लिखोगे? 4,6 नहीं, यही समझ में। और यहाँ पर कितना? 8,10। तो यहाँ पर 8,8। अब ये सारे पॉइंट को आप कनेक्ट कर दो बेटे। क्या कर दो? कनेक्ट कर दो जैसे। अब बताओ, अगर मैं मेरी बात कर रहा हूं तो मेरी पोजीशन पहले यहाँ थी, फिर यहाँ हो गई, फिर यहाँ हो गई, पोजीशन चेंज हो गई। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को मोशन में बोल रहा हूँ। नहीं समझ में आता? मेरी पोजीशन यहाँ से बढ़ के यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई, इसको बोलते हैं पोजीशन चेंज होना। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने आप को मोशन। नहीं आ रही? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बाहर माना कोई पुरानी गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है, उसका ग्राफ प्लॉट करूं, पुरानी गाड़ी खड़ी हुई है और उसके लिए ग्राफ प्लॉट करूं, तो समय 0 पर उसकी मोशन, उसकी जो डिस्टेंस है वो भी कितनी? 0। फिर 2 घंटे बाद भी डिस्टेंस कितनी? 0। 3 घंटे बाद भी डिस्टेंस कितनी? 0। उसकी पोजीशन चाहे वही की, इसलिए वो रेस्ट पोजीशन। नहीं आ रही भैया? अब ध्यान से सुनो, ये ग्राफ समझ में आ गया बेटे? अब देखो इधर, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। जैसे एक बात बताओ, मैंने गाड़ी उठाई और मैं घर जा रहा हूं मेरे, तो आपको क्या लगता है हर 5 मिनट में क्या मैं सेम डिस्टेंस कवर करूंगा कि कम ज्यादा हो जाएगी? मतलब सेम टाइम इंटरवल में कभी भी सेम डिस्टेंस कवर नहीं होगी, बिकॉज ऑफ कहीं पर रोड खराब आ जाएगा, कहीं पर सामने गाड़ी आ जाएगी, कहीं पर ब्रेक लगाऊंगा, कहीं पर ब्रेकर आ जाएगा, कहीं पर भीड़ आ जाएगी। नहीं समझ में? कभी मेरी स्पीड स्लो हो जाएगी, कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी फास्ट, तो कभी कम डिस्टेंस कवर कर लूंगा, तो कभी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लूंगा। मतलब ये बताओ, सेम टाइम इंटरवल अगर लेता हूं, हर 2-2 मिनट के बाद या हर 5-5 मिनट के बाद मैं डिस्टेंस निकालता हूं, तो कभी डिस्टेंस कम निकलेगी तो कभी कभी ज्यादा। तो अगर सेम टाइम इंटरवल हो लेकिन डिस्टेंस कम ज्यादा हो जाए तो उस मोशन को क्या कहोगे बताओ? नॉन यूनिफॉर्म। क्या कहोगे? नॉन यूनिफॉर्म। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, इफ द different distances are covered in the same time interval, this is called the non-uniform motion. And the same distances are covered, या same distances are traveled by any object in same time interval, this is called the uniform motion. नहीं यही समझ में? पक्का समझ में? कौन बोल के दिखा रहा है? एक बार हाथ ऊंचा करो। आप बोलो पहले यूनिफॉर्म की बोलो। When same distances covered by an object in equal interval of time, it's called uniform.
बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करो भैया। और कोई इधर से कोई बताए नॉन यूनिफॉर्म की कौन डेफिनेशन बोल रहा है? सबसे लास्ट में बोलो। हाँ in equal time interval. This is called non-uniform. आप ठीक है, वेरी गुड। और पीछे लास्ट में बेटे आप बोलो, बैठ जाओ, वेरी गुड, क्लैपिंग करो। आप बोलो नॉन यूनिफॉर्म। चलो इधर से कौन बोलेगा? आप बोलो। यूनिफॉर्म equal distances are traveled by any object in equal time interval. This is called the uniform motion. And unequal distances are traveled covered by any object in same time interval. This is called the non-uniform motion. नहीं आ रही है? हम लोग जो डिस्टेंस कवर करते हैं यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ, अर्थ सन के अराउंड जो रिवॉल्व करती है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? नहीं आ रही समझ? ठीक है, बैठ जाओ, वेरी गुड, बैठ जाओ। आप बोल सकते हो क्या? क्यों? एक बार ट्राई करो। देखो बेटे, मैंने देखो when the object travels in equal distances in equal, ठीक है, equal distances in equal interval of time, then it is said to be uniform motion. अब उसका उल्टा कर देना, कैसे? When any object travels in unequal distance. बस बात खत्म, बाकी सब सेम है। जल्दी लिखो। तो अपने को दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो देखो इधर ध्यान से, अपन क्या समझ में डिस्टेंस और, तो एक हेडिंग डाल दो जल्दी से। देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी? ये देखो डिस्टेंस एंड
डिस्प्लेसमेंट। और हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि केमिस्ट्री? फिजिक्स। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं डिस्टेंस, समझ रहे हैं सबसे पहले। डिस्टेंस, ठीक है, इसको देख रहे हो क्या? क्या लिखा हुआ है? फिजिक्स। समझ में आ गया पूरा फिजिक्स? एक बात डायग्राम देखो, हंस रहे हो ना इस फिजिक्स को? कौन हंस रहा है? हाथ शो। अच्छा, जिसको हंसी आ रही बताओ। और डिस्प्लेसमेंट समझना है। पहले कोई डेफिनेशन नहीं घोषणा है, उसको समझना है। ठीक है, समझना है, माइंड में पूरा भरना है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो, कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर रहा है वो, और जो भी उसके द्वारा जो लेंथ वो रहेगी उसके पाथ की, लेंथ ऑफ द पाथ which is traveled by the object, length of the path, रास्ते की लंबाई को डिस्टेंस है। जो ट्रेवल्ड किया पाथ है उसकी पूरी लेंथ डिस्टेंस कहलाएगी। दोस्तों नहीं है इसमें एक चीज और, जब वो चलना स्टार्ट करेगा तो वो जहां से मूव करना, ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा, वो उसकी इनिशियल पॉइंट है। जहां पर वो जाकर रुक जाएगा वो उसका फाइनल पॉइंट है। क्लियर हुआ? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और लेंथ ऑफ द पाथ, पूरे रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं? क्लियर हुआ? अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे समझ रहा हूँ। देखो इधर यहाँ समझा, मेरा इनिशियल पॉइंट अभी यहाँ पर, डेफिनेशन समझ में आ गई? रास्ते की लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं। लेंथ ऑफ द पाथ इज नोन एज द डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल। और मिनिमम डिस्टेंस सीधी वाली होती है। मिनिमम डिस्टेंस हमेशा टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। कैसे होती है? मिनिमम मतलब छोटी वाली डिस्टेंस, वो सीधी होती है हमेशा। समझ में आ रहा है? तो अब ध्यान से सुनना, मैं यहां से मूव करना चालू कर रहा हूं। दिस इज माई इनिशियल पॉइंट। ठीक समझ में आ रहा है? yes, ठीक है, एंड देन आई स्टार्ट टू मूव। distance which is 2 meter distance which is covered by me. yes, length of the path is 2 meter. यहां से लेके यहां तक 2 मीटर का डिस्टेंस है, वहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द पाथ, रास्ते की लंबाई 2 मीटर होगी। मतलब डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय मी इज 2 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? वापस जा रहा हूं, यहां पे आके खड़ा हो गया, 1 मीटर वापस चल लिया मैं, 2 मीटर वहां से वहां तक और 1 मीटर वापस, तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कितनी? दिस इज माय डिस्टेंस। ये डिस्टेंस होगी, मैंने आपको बोला लेंथ ऑफ द पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस 1 मीटर। दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? अब सुनना, ये डिस्टेंस, ये जो दूरी बची हुई, ये जो बचा हुआ है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। लेकिन 1 मीटर है अभी, अब 1 मीटर से डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? कम और कम और कम, और अब हो गया 0। मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट वहीं आके खड़ा हो गया, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। नहीं आएगा, कितनी आ गई? पूरा आ गया। द लेंथ ऑफ द पाथ, रास्ते की लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं। And the minimum distance between the initial point and final point is known as the displacement. Displacement हमेशा एक डायरेक्शनल होता है यार, एक फिक्स डायरेक्शन में होता है, एक फिक्स डायरेक्शन में होता है, इसलिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब जो क्वांटिटी एक फिक्स डायरेक्शन में होती है उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर। और कहीं पर डायरेक्शन चेंज होती रहे, अलग अलग डायरेक्शन, वो स्केलर कहलाएगा।
जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे घर जा रहा हूँ, तो कभी मेरी डायरेक्शन इधर हो जाती, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, तो वो रास्ते की लंबाई जो होती है उसको क्या बोलेंगे अपन? डिस्टेंस। और डिस्टेंस में डायरेक्शन सब जगह चेंज होती रहती है, इसीलिए वो एक स्केलर क्वांटिटी। लेकिन मैं यहाँ हूं और मेरा घर जो है सीधे स्ट्रेट साइड है, और जबकि जाऊंगा घूम के, लेकिन जो सीधा जो मेजरमेंट होगा उसको क्या बोलोगे? उसको जो सीधा मेजरमेंट होगा, चाहे बिल्डिंग आए कुछ भी आए, सीधा जो मेजरमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें डायरेक्शन होगा। और जब डिस्टेंस कवर करेंगे तो डिस्टेंस हमेशा, डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहेगी, इसीलिए डिस्टेंस हमेशा कौन सी क्वांटिटी है? अब ध्यान से सुनना बेटी, मैं लिख रहा हूँ पहले डेफिनेशन डिस्टेंस की, एक बार डेफिनेशन फिर से बोल रहा हूँ। द डिस्टेंस, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ व्हिच इज कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, दिस इज नोन एज द डिस्टेंस। डिस्टेंस इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर। इसका इंटरनेशनल जो सिस्टम होता है एसआई सिस्टम, कौन सा बेटे? एसआई सिस्टम क्या होगा मालूम है आपको? नहीं, किस किस को मालूम है एसआई सिस्टम? आप पूछो करो, जिसको मालूम है, और जिसको नहीं मालूम आप पूछो करो। कोई बात नहीं, एक बात बताओ, मैं आपको बता देता हूँ एसआई क्या होता है। देखो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल ओवरऑल जितना भी वर्ल्ड है हमारा पृथ्वी पर, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारी पृथ्वी पर। कितने? 7। और हर कॉन्टिनेंट हमारा, हम किस कॉन्टिनेंट में आते हैं? एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट में जितनी भी कंट्री हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, सबके लिए मेजरमेंट के लिए एक फिक्स वैल्यू बनाई गई है। मतलब हम बोलते हैं कि 1 मीटर इतना है, तो अमेरिका भी बोलेगा 1 मीटर इतना है, चाइना भी बोलेगा 1 मीटर इतना ही होता है, कि वो कुछ अलग बोलेगा? सेम बोलेगा। तो सारे कंट्रीज के लिए, सारे कॉन्टिनेंट्स के लिए, सारी कंट्रीज के लिए एक जैसा मेजरमेंट बनाया है कि सबके लिए अलग अलग एक जैसा। और ये सारी वैल्यू, ये सारा जो मेजरमेंट है जहां पर रखा हुआ है, ठीक है, वो एक पेरिस है जिसका इंटरनेशनल ब्यूरो है, बिल्डिंग है, उसमें सारी वैल्यू रखी है कि 1 मीटर इतना होता है, 1 किलोग्राम इतना होता है, वो सबूत के तौर पर वहां रखा हुआ। और पूरा का पूरा जो आपका जो वर्ल्ड है उस पूरे सिस्टम को फॉलो करता है कि 1 मीटर इतना ही होता है, 1 kg इतना ही होता है। अगर हम बोले 1 मीटर इतना होता है और चाइना बोले 1 मीटर इतना होता है, लो फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। हम उसके यहाँ से कोई चीज मंगाएंगे कपड़े में, तो वो बोलेंगे 50 मीटर कपड़ा दे दो, कितना तो कितना माप के देगा, इतना। हम बोलेंगे, वो हमसे बोलेगा 50 मीटर कपड़ा पहुंचाओ, तो हम कितना सारा देंगे। तो ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। अगर चाइना में 1 kg इतना सा होता है और हमारे यहाँ 1 kg इतना होता है, तो हमारे से मंगाएगा तो फायदा ही फायदा है उसका, और हम लोग मंगाएंगे तो नुकसान ही नुकसान। सबका मेजरमेंट, क्योंकि सारी चीजें जो है इंडिया में नहीं बनती, कुछ हमारे यहाँ बनती तो कुछ, तो सारी चीजें एक दूसरे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। और सभी जगह एक जैसा मेजरमेंट रखने के लिए हमने कौन सा सिस्टम बनाया? इंटरनेशनल सिस्टम। और उसी इंटरनेशनल सिस्टम में डिस्टेंस को मेजर करने का कौन सा यूनिट बनाया? मीटर। और 1 मीटर कितना होता है? इतना। सिर्फ मेरे लिए कि सबके लिए? सबके लिए कि पूरी कंट्रीज के लिए? वन के लिए। दोस्तों इसको इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम मतलब पूरा वर्ल्ड फॉलो करेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। नाइस। अच्छा, अगर मैं अमेरिका जाऊं और 1 किलो शक्कर लेके आऊं, तो अमेरिका से 1 किलो शक्कर कितनी मिलेगी? इतनी मिलेगी। हम लोग इंडिया में जाए 1 किलो शक्कर मांगे, तो 1 किलो शक्कर कितनी मिलेगी यहाँ पे? उतनी ही मिलेगी, इतनी ही मिलेगी। नहीं आ रही समझना? तो सभी का मेजरमेंट एक जैसा रहता है, उसीलिए उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। चलिए अब ध्यान से देखो बेटा, लिखना स्टार्ट करो। द टोटल लेंथ ऑफ पाथ which is covered by या traveled by any
ऑब्जेक्ट, बेटे बोलो, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये देखो, it is a scalar quantity, it is a scalar and its SI unit is and its सर्दी हो गई यार, आप क्या करोगे बताओ। SI unit is मीटर, समझ में आ गया मुझे? ये देखो, है हो गया। अब देखो, अब मैं कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट के, जिसको डिस्कस कर रहे हैं अपन बेटे, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, सॉरी, इधर मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस between initial point and final point of the body, या final point of object is called displacement. That is called बोलो बेटे, that is called displacement. It is a vector quantity बेटे। This is a vector quantity and its SI unit is also meter. And its SI, it's a SI unit. ये SI unit is meter। समझ में आ रहा है बेटे? अब कुछ एग्जांपल अपन देखने वाले हैं, सुनना ध्यान से। टाइम हो गया ना?